कल्पना कीजिए, आपके सामने सोने की एक अत्यंत पतली पन्नी रखी हुई है। उस पर बहुत तेज गति से अल्फा पार्टिकल्स छोड़े जाते हैं। वैज्ञानिकों की सामान्य अपेक्षा थी कि ये पार्टिकल्स लगभग सीधे निकल जाएंगे, क्योंकि उस समय एटम को एक फैले हुए पॉजिटिव स्फीयर के रूप में समझा जाता था। अधिकांश अल्फा पार्टिकल्स सचमुच सीधे निकल गए। कुछ पार्टिकल्स थोड़े मुड़े, लेकिन बहुत ही कम पार्टिकल्स लगभग वापस लौट आए। अब प्रश्न ये था, इतना भारी और तेज अल्फा पार्टिकल एक अत्यंत पतली गोल्ड फॉयल से टकराकर वापस कैसे लौट सकता है? ये ऐसा ही था जैसे आप किसी पतले कागज पर तोप का गोला चलाएं और वो गोला लौटकर आपकी ओर आ जाए। इस असाधारण ऑब्जर्वेशन ने एटम की पूरी तस्वीर बदल दी। एटम कोई समान रूप से भरा हुआ स्फीयर नहीं था। उसके भीतर एक अत्यंत छोटा, घना और पॉजिटिवली चार्ज्ड केंद्र था, जिसे हम आज एटॉमिक न्यूक्लियस कहते हैं। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण डिस्टिंक्शन याद रखिए। प्रयोग से सीधे न्यूक्लियस दिखाई नहीं दिया था, प्रयोग ने स्कैटरिंग पैटर्न दिया। रदरफोर्ड ने उस एविडेंस की वैज्ञानिक इंटरप्रिटेशन की। यही इस लेक्चर का सेंट्रल थीम है, ऑब्जर्वेशन, इंटरप्रिटेशन, मॉडल और लिमिटेशन। हम केवल फैक्ट्स नहीं पढ़ेंगे, हम समझेंगे कि एक्सपेरिमेंटल एविडेंस से साइंटिफिक कंक्लूजन तक कैसे पहुंचा जाता है। और यही अप्रोच कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में एक सामान्य विद्यार्थी और एक एनालिटिकल एस्पिरेंट के उत्तर में अंतर पैदा करती है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड को सामान्यतः फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहा जाता है। इसका कारण केवल एक एटॉमिक मॉडल प्रस्तुत करना नहीं था। उनका वास्तविक योगदान कई इंटरकनेक्टेड क्षेत्रों में फैला हुआ था। रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव डिके, अल्फा एंड बेटा रेडिएशन, एटॉमिक न्यूक्लियस, आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन और प्रोटॉन से संबंधित फाउंडेशनल रिसर्च। रदरफोर्ड ने साइंस में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। उन्होंने एटम को केवल केमिकल कॉम्बिनेशन की इकाई के रूप में नहीं देखा। उन्होंने एटम के भीतर की संरचना को एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन का विषय बनाया। उनसे पहले जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इससे यह स्पष्ट हुआ कि एटम इंडिविजिबल नहीं है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज कहां स्थित है, मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है और इलेक्ट्रॉन किस स्ट्रक्चर में मौजूद है, ये प्रश्न खुले हुए थे। रदरफोर्ड के स्कैटरिंग एनालिसिस ने बताया कि एटम का लगभग पूरा पॉजिटिव चार्ज और अधिकांश मास एक अत्यंत छोटे सेंट्रल रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड है। इसी सेंट्रल रीजन को न्यूक्लियस कहा गया। इस खोज ने आगे चलकर नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल, जेम्स चैडविक की न्यूट्रॉन डिस्कवरी, न्यूक्लियर रिएक्शंस, न्यूक्लियर एनर्जी और मॉडर्न पार्टिकल फिजिक्स के लिए कंसेप्चुअल फाउंडेशन तैयार की। यहां एग्जामिनेशन के लिए एक बैलेंस्ड फॉर्मुलेशन आवश्यक है। आप ये कह सकते हैं, रदरफोर्ड एस न्यूक्लियर मॉडल ट्रांसफॉर्म्ड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। लेकिन यह कहना कि उन्होंने मॉडर्न एटॉमिक थियरी को अकेले और पूर्ण रूप से विकसित किया, हिस्टोरिकल ओवर सिंप्लीफिकेशन होगा। साइंस किसी एक व्यक्ति द्वारा निर्मित आइसोलेटेड अचीवमेंट नहीं है। रदरफोर्ड का कार्य टॉमसन, गाइगर, मार्सडन, सॉडी, बोर और चैडविक जैसे वैज्ञानिकों के कार्य से जुड़ा हुआ था। यही कोलैबोरेटिव नेचर ऑफ साइंस है। रदरफोर्ड को समझने से पहले हमें उस साइंटिफिक बैकग्राउंड को समझना होगा जिसमें उनका वर्क सामने आया। जॉन डाल्टन ने 19वीं सेंचुरी के आरंभ में एटॉमिक थ्योरी प्रस्तुत की। डाल्टन के मॉडल में एटम मैटर की अत्यंत छोटी और इंडिविजिबल यूनिट माना गया। यह केमिकल रिएक्शंस को समझाने में उपयोगी था, लेकिन एटम की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में यह मॉडल कुछ नहीं बताता था। फिर जे थॉमसन ने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से इलेक्ट्रॉन की पहचान की। इससे डाल्टन की इंडिविजिबल एटम वाली धारणा कमजोर हुई। यदि एटम के भीतर इलेक्ट्रॉन है तो एटम के अंदर स्ट्रक्चर भी होना चाहिए। थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल प्रस्तुत किया। इस मॉडल के अनुसार पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में यूनिफॉर्मली फैला हुआ था और नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स उसमें एम्बेडेड थे, जैसे किसी पुडिंग में छोटे पार्टिकल्स। यह मॉडल एटम की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को समझाने का प्रयास करता था, लेकिन इसकी सबसे बड़ी समस्या थी, यह केवल एक प्रस्तावित स्ट्रक्चर था। इसे ऐसी स्ट्रॉन्ग एक्सपेरिमेंटल टेस्टिंग की आवश्यकता थी जो एटम के भीतर पॉजिटिव चार्ज की वास्तविक डिस्ट्रीब्यूशन बता सके। यहीं रदरफोर्ड का स्कैटरिंग प्रोग्राम महत्वपूर्ण बनता है। ध्यान दीजिए, रदरफोर्ड ने साइंस में यह प्रश्न नहीं पूछा कि थॉमसन महान वैज्ञानिक थे या नहीं। उन्होंने पूछा, क्या थॉमसन मॉडल एक्सपेरिमेंटल एविडेंस से मेल खाता है? कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी यही भाषा उपयोगी है। किसी पुराने मॉडल को सिंपली रॉन्ग नहीं कहिए, लिखिए, The model explained some observations,
but failed to explain large angle alpha scattering. यही साइंटिफिक मैच्योरिटी है, हर मॉडल की एक्सप्लेनेटरी पावर और लिमिटेशन को अलग अलग समझना। अर्नेस्ट रदरफोर्ड का जन्म द 30th of August 1871 को न्यूजीलैंड में हुआ। वे एक बड़े परिवार से आए थे। उनके पिता जेम्स रदरफोर्ड मैकेनिकल वर्क और फार्मिंग से जुड़े थे। उनकी माता मार्था टॉमसन एक स्कूल टीचर थी। ये बैकग्राउंड इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि रदरफोर्ड का अर्ली लाइफ किसी एस्टैब्लिश्ड यूरोपियन साइंटिफिक एलीट में नहीं बीता। उन्होंने स्कॉलरशिप, डिसिप्लिन्ड एजुकेशन और एक्सेप्शनल एक्सपेरिमेंटल एबिलिटी के आधार पर इंटरनेशनल साइंस में अपना स्थान बनाया। उन्होंने न्यूजीलैंड में हायर एजुकेशन प्राप्त की। बाद में उन्हें कैम्ब्रिज जाने का अवसर मिला। कैम्ब्रिज के कैवेंडिश लैबोरेटरी में उन्होंने जे थॉमसन के निर्देशन में रिसर्च की। कैवेंडिश लैबोरेटरी उस समय एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स का एक प्रमुख सेंटर था। रदरफोर्ड ने वहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और आयनाइजेशन से संबंधित रिसर्च की। उनके एक्सपेरिमेंटल स्किल, उपकरणों के प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग और मेजरमेंट की क्षणहिया ने उन्हें अलग पहचान दी। इसके बाद वे मैकगिल यूनिवर्सिटी, कनाडा गए। यही वो पीरियड था जिसमें उन्होंने रेडियो एक्टिविटी पर सिस्टमैटिक वर्क किया। बाद में वे मैनचेस्टर पहुंचे, जहां गोल्ड फॉयल स्कैटरिंग से संबंधित निर्णायक काम हुआ। अंततः वे कैम्ब्रिज के कैवेंडिश लैबोरेटरी के डायरेक्टर बने। इस क्रोनोलॉजी को केवल याद नहीं कीजिए, इसे रिसर्च प्रोग्रेशन के रूप में समझिए। न्यूजीलैंड ने एजुकेशन दी, कैम्ब्रिज ने एडवांस्ड एक्सपेरिमेंटल एक्सपोजर दिया, मैकगिल ने रेडियो एक्टिविटी रिसर्च को विकसित किया, मैनचेस्टर ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी का कॉन्टेक्स्ट दिया और कैम्ब्रिज ने लीडरशिप तथा मेंटरशिप का फेज प्रदान किया। एक अच्छे डिस्क्रिप्टिव आंसर में क्रोनोलॉजी को अचीवमेंट्स के साथ जोड़ना चाहिए। केवल डेट्स की सूची उत्तर को एनालिटिकल नहीं बनाती। रदरफोर्ड की प्रारंभिक महान उपलब्धियों में रेडियो एक्टिविटी का सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन शामिल था। उन्होंने रेडियो एक्टिव एमिशंस के कम से कम 2 अलग प्रकार पहचाने, जिन्हें अल्फा और बीटा नाम दिया गया। बाद में गामा रेडिएशन को भी अलग कैटेगरी के रूप में समझा गया। अल्फा रेडिएशन वास्तव में हीलियम न्यूक्लियस के समान पार्टिकल रेडिएशन है। इसमें 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। इसका चार्ज +2 होता है। इसका मास बीटा पार्टिकल की तुलना में बहुत अधिक होता है। यह हाईली आयोनाइजिंग है, लेकिन इसकी पेनिट्रेशन कम होती है। कागज या त्वचा की बाहरी लेयर इसे रोक सकती है। बीटा रेडिएशन सामान्यतः फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन के रूप में निकल सकती है। बेसिक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कॉन्टेक्स्ट में बीटा माइनस को फास्ट इलेक्ट्रॉन के रूप में पढ़ाया जाता है। इसका चार्ज -1 होता है। इसकी पेनिट्रेटिंग पावर अल्फा से अधिक, लेकिन गामा से कम होती है। गामा रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इसका कोई चार्ज नहीं होता, इसका रेस्ट मास नहीं होता। ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स में डिफ्लेक्ट नहीं होती। इसकी पेनिट्रेशन बहुत अधिक होती है, जबकि आयोनाइजिंग एबिलिटी सामान्यतः अल्फा से कम होती है। लेकिन एक कॉन्सेप्चुअल वार्निंग आवश्यक है। पेनिट्रेशन और आयोनाइजेशन को एक ही प्रॉपर्टी नहीं समझिए। अल्फा कम पेनिट्रेट करती है, लेकिन डेंस आयोनाइजेशन करती है। गामा अधिक पेनिट्रेट करती है, पर प्रति यूनिट पाथ आयोनाइजेशन अपेक्षाकृत कम करती है। प्रीलिम्स में कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स पूछे जा सकते हैं। इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, कौन सी रेडिएशन सबसे अधिक पेनिट्रेटिंग है? उत्तर होगा गामा। कौन सी सबसे अधिक आयोनाइजिंग है? सामान्यतः अल्फा। सही कंपैरिजन साइंटिफिक वोकैबुलरी के साथ दीजिए। नेचर, चार्ज, रिलेटिव मास, पेनिट्रेशन, आयोनाइजेशन और फील्ड डिफ्लेक्शन। अब अल्फा, बीटा और गामा को केवल टेबल की तरह नहीं देखिए। चलिए इन्हें एक ऐसी मेमोरी ट्रिक से समझते हैं जिससे आप एग्जामिनेशन हॉल में पूरा कंपैरिजन कुछ ही सेकंड्स में रिकॉल कर सकें। सबसे पहले एक सिंपल सीक्वेंस याद रखिए, अल्फा, बीटा, गामा। इसके साथ 3 शब्द जोड़िए, हैवी, मिडल, वेव। अल्फा भारी है, बीटा बीच में है, गामा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब नेचर याद कीजिए। अल्फा कोई साधारण रे नहीं है, ये हीलियम न्यूक्लियस है। इसमें 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। बीटा -1 फास्ट इलेक्ट्रॉन है। गामा एक हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इसे याद रखने की पहली मेमोरी लाइन है, अल्फा इज अ न्यूक्लियस, बीटा इज एन इलेक्ट्रॉन, गामा इज अ वेव। अब चार्ज याद कीजिए, इसे रिदम में बोलिए, अल्फा +2, बीटा -1, गामा 0। एक बार फिर, अल्फा +2, बीटा -1, गामा 0। अब पेनिट्रेशन पावर याद करने की सबसे आसान ट्रिक है, अल्फा स्टॉप्स एट पेपर, बीटा स्टॉप्स एट एल्यूमिनियम,
गामा नीड्स लेड। यानी अल्फा को पेपर रोक देता है, बीटा के लिए एल्यूमिनियम चाहिए, गामा को कम करने के लिए थिक लेड की आवश्यकता होती है। इसका छोटा नेमोनिक है APBAGL। ए फॉर अल्फा, P फॉर पेपर, B फॉर बीटा, A फॉर एल्यूमिनियम, G फॉर गामा, L फॉर लेड। अब आयोनाइजेशन समझिए। यहां एक बहुत महत्वपूर्ण पैटर्न है। अल्फा की पेनिट्रेशन सबसे कम है, लेकिन आयोनाइजेशन सबसे अधिक है। गामा की पेनिट्रेशन सबसे अधिक है, लेकिन आयोनाइजेशन सबसे कम है। बीटा दोनों के बीच में है। इसे इस लाइन से याद रखिए। अल्फा हिट्स हार्ड, गामा ट्रेवल्स फार, बीटा स्टेज इन द मिडल। अल्फा कम दूरी तय करती है, लेकिन अपने रास्ते में इंटेंस आयोनाइजेशन करती है। गामा बहुत दूर तक जाती है, लेकिन प्रति यूनिट पाथ कम आयोनाइजेशन करती है। बीटा का बिहेवियर दोनों के बीच में रहता है। अब फील्ड डिफ्लेक्शन याद कीजिए। अल्फा पॉजिटिवली चार्ज्ड है, बीटा माइनस नेगेटिवली चार्ज्ड है। इसलिए दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स में डिफ्लेक्ट होते हैं, लेकिन वे ऑपोजिट डायरेक्शंस में मुड़ते हैं। बीटा का मास बहुत कम है, इसलिए उसका डिफ्लेक्शन सामान्यतः अधिक दिखाई देता है। अल्फा भारी है, इसलिए उसका डिफ्लेक्शन कम होता है। गामा का चार्ज 0 है, इसलिए वो बिल्कुल सीधी चलती है। इसका mnemonic है A and B bend, गामा goes straight। अब पूरा चैप्टर केवल 5 लाइंस में रिवाइज कीजिए। अल्फा, helium nucleus plus 2 charge, high ionization, low penetration and small deflection. Beta minus, fast electron, minus 1 charge, medium ionization, medium penetration and greater deflection. Gamma, electromagnetic radiation, 0 charge, 0 rest mass, low ionization, high penetration and no deflection. अब एक रैपिड रिकॉल टेस्ट करते हैं। सबसे अधिक पेनिट्रेटिंग कौन है? गामा। सबसे अधिक आयोनाइजिंग कौन है? अल्फा। पेपर किसे रोकता है? अल्फा। एल्यूमिनियम किसे रोकता है? बीटा। थिक लेड किसे रिड्यूस करता है? गामा। कौन इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं मुड़ता? गामा। किसका चार्ज +2 है? अल्फा। किसका चार्ज -1 है? बीटा माइनस। अब एक महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन वार्निंग ध्यान से समझिए। हर रेडियो एक्टिव एमिशन पार्टिकल नहीं होती। अल्फा और बीटा पार्टिकल रेडिएशन है, गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इसलिए गामा को अल्फा और बीटा जैसा मटेरियल पार्टिकल कहना वैज्ञानिक रूप से गलत होगा। एक और डिस्टिंक्शन याद रखिए। बेसिक एग्जामिनेशन कॉन्टेक्स्ट में जब हम बीटा कहते हैं तो सामान्यतः उसका अर्थ बीटा माइनस होता है, अर्थात एक हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन। बीटा प्लस अलग एमिशन है, उसमें पॉजिट्रॉन निकलता है। इसलिए क्वेश्चन में दिए गए सिंबल और चार्ज को ध्यान से पढ़ना आवश्यक है। अब पूरे कंपैरिजन को एक अंतिम मेमोरी फॉर्मूला में बांध लीजिए। अल्फा इज हैवी एंड हाईली आयोनाइजिंग, बीटा स्टेज इन द मिडल, गामा हैज नो चार्ज एंड ट्रेवल्स द फार्थेस्ट। इसे केवल रटिए नहीं, इसका अर्थ समझिए। अल्फा भारी है, इसलिए इसका डिफ्लेक्शन कम होता है। इसकी आयोनाइजिंग पावर अधिक होती है, लेकिन पेनिट्रेशन कम होती है। बीटा का बिहेवियर दोनों के बीच रहता है। गामा पर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए ये इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में नहीं मुड़ती। इसकी पेनिट्रेशन सबसे अधिक होती है। अब बिना किसी सहायता के 5 बातें क्रम से बोलने का अभ्यास कीजिए। नेचर, चार्ज, पेनिट्रेशन, आयोनाइजेशन और फील्ड डिफ्लेक्शन। पहले अल्फा समझाइए, फिर बीटा, उसके बाद गामा। याद रखने का सबसे प्रभावी तरीका केवल पढ़ना नहीं है, किसी कॉन्सेप्ट को अपने शब्दों में स्पष्ट रूप से समझाना ही वास्तविक लर्निंग है। जब आप अल्फा, बीटा और गामा का पूरा कंपैरिजन किसी दूसरे विद्यार्थी को बिना रुके समझा सकते हैं, तभी मानिए कि यह टॉपिक आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सुरक्षित हो चुका है। इसलिए अंतिम बार पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए। अल्फा आयोनाइजेस मोर, गामा पेनिट्रेट्स मोर, बीटा रिमेन्स बिटवीन देम, अल्फा एंड बीटा बेंड, गामा मूव्स स्ट्रेट। मैकगिल यूनिवर्सिटी में रदरफोर्ड ने फ्रेडरिक सॉडी के साथ रेडियो एक्टिविटी पर महत्वपूर्ण वर्क किया। उनके रिसर्च ने यह विचार मजबूत किया कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स स्थिर नहीं होते, वे समय के साथ स्पॉन्टेनियस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हैं। यह उस समय रेवोल्यूशनरी आइडिया था। क्लासिकल केमिस्ट्री में एलिमेंट्स को फंडामेंटल और परमानेंट कैटेगरीज के रूप में देखा जाता था। रेडियो एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन ने दिखाया कि एक एलिमेंट का न्यूक्लियस बदलकर दूसरा एलिमेंट बन सकता है। यहां हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट समझना आवश्यक है। हाफ लाइफ वो समय है
जिसमें किसी रेडियो एक्टिव सैंपल के अनडिकेड न्यूक्लिया की संख्या औसतन आधी रह जाती है। मान लीजिए किसी सैंपल में प्रारंभ में 1000 रेडियो एक्टिव न्यूक्लिया हैं। एक हाफ लाइफ के बाद औसतन 500 बचेंगे, दूसरी हाफ लाइफ के बाद 250, तीसरी के बाद 125। डिके इंडिविजुअल न्यूक्लियस के स्तर पर रैंडम है। हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सा पर्टिकुलर न्यूक्लियस कब डिके करेगा, लेकिन बहुत बड़ी पॉपुलेशन के लिए स्टैटिस्टिकल डिके लॉ अत्यंत रिलायबल होता है। यही मॉडर्न साइंस का एक सुंदर प्रिंसिपल दिखाई देता है। इंडिविजुअल इवेंट अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है, लेकिन एग्रीगेट बिहेवियर मैथमेटिकली प्रिडिक्टेबल हो सकता है। एग्जामिनेशन में अक्सर पूछा जाता है, क्या हाफ लाइफ एक्सटर्नल टेम्परेचर, प्रेशर या ऑर्डिनरी केमिकल कंडीशन से आसानी से बदलती है? सामान्य न्यूक्लियर डिके कॉन्टेक्स्ट में उत्तर है नहीं। ये न्यूक्लियर प्रॉपर्टी है और ऑर्डिनरी फिजिकल कंडीशन से लगभग इंडिपेंडेंट रहती है। डिस्क्रिप्टिव आंसर में रदरफोर्ड और सॉडी के कंट्रीब्यूशन को रेडियो एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन थियरी और डिके लॉज से जोड़ना चाहिए, लेकिन ये नहीं लिखिए कि रदरफोर्ड ने अकेले सभी डिके लॉज विकसित किए। सॉडी की भूमिका भी महत्वपूर्ण थी। अब हम उस प्रयोग पर आते हैं जिसे सामान्य टेक्स्ट बुक्स में रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट कहा जाता है, लेकिन हिस्टोरिकल एक्यूरेसी के लिए याद रखिए, एक्सपेरिमेंटल वर्क हांस गाइगर और अर्नेस्ट मार्सडन ने रदरफोर्ड के निर्देशन में किया था, इसलिए बेहतर फॉर्मुलेशन है। द गाइगर मार्सडन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड इन रदरफोर्ड एस लेबोरेटरी एंड इंटरप्रेटेड बाय रदरफोर्ड। एक्सपेरिमेंट में रेडियो एक्टिव सोर्स से अल्फा पार्टिकल्स निकाले गए। लेड ब्लॉक और नैरो ओपनिंग की सहायता से उन्हें एक थिन बीम में भेजा गया। ये बीम अत्यंत पतली मेटल फॉयल, विशेषतः गोल्ड फॉयल, पर गिरती थी। गोल्ड चुनने का कारण क्या था? गोल्ड अत्यंत मैलिएबल है, इससे बहुत पतली फॉयल तैयार की जा सकती है। यदि फॉयल बहुत थिक होती तो मल्टीपल कोलिजन्स के कारण रिजल्ट को इंटरप्रेट करना कठिन हो जाता। फॉयल के चारों ओर जिंक सल्फाइड स्क्रीन लगाई गई। जब अल्फा पार्टिकल स्क्रीन से टकराता था तो एक टाइनी फ्लैश, जिसे सिंटिलेशन कहते हैं, दिखाई देता था। माइक्रोस्कोप की सहायता से इन फ्लैशेस को काउंट किया जाता था। आज के इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर्स की तुलना में यह प्रोसेस अत्यंत कठिन था। रिसर्चर्स को डार्क एंड कंडीशंस में बहुत ध्यान से टाइनी फ्लैशेस ऑब्जर्व करने पड़ते थे। एक्सपेरिमेंट का उद्देश्य केवल यह देखना नहीं था कि पार्टिकल फॉयल पार करता है या नहीं। मुख्य उद्देश्य था स्कैटरिंग एंगल की डिस्ट्रीब्यूशन समझना। याद रखिए, apparatus बेस्ड क्वेश्चंस में 5 कीवर्ड्स लिखिए: अल्फा सोर्स, लेड कॉलिमेटर, थिन गोल्ड फॉयल, जिंक सल्फाइड स्क्रीन और माइक्रोस्कोप। और हिस्टोरिकल एट्रीब्यूशन में गाइगर तथा मार्सडन का नाम अवश्य जोड़िए। अब ऑब्जर्वेशंस को केयरफुली अलग अलग समझिए। यही पूरा एक्सपेरिमेंट का फैक्चुअल कोर है। पहला ऑब्जर्वेशन, अधिकांश अल्फा पार्टिकल्स बिना सिग्निफिकेंट डिफ्लेक्शन के फॉयल से सीधे निकल गए। दूसरा ऑब्जर्वेशन, कुछ पार्टिकल्स स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए। तीसरा ऑब्जर्वेशन, बहुत कम पार्टिकल्स लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हुए। चौथा और सबसे सरप्राइजिंग ऑब्जर्वेशन, अत्यंत छोटी संख्या में पार्टिकल्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लौटे। इन ऑब्जर्वेशंस को प्रोपोर्शंस की एग्जैक्ट यूनिवर्सल संख्या में नहीं बांधिए जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफिक टेक्स्ट बुक कन्वेंशन न दिया हो। अलग अलग एजुकेशनल सोर्सेज अप्रोक्सीमेशंस देते हैं। सुरक्षित लैंग्वेज है मोस्ट, सम, वेरी फ्यू और एक्सट्रीमली फ्यू। अब एनालिटिकल क्वेश्चन, मोस्ट पार्टिकल्स सीधे क्यों निकले? क्योंकि एटम का अधिकांश वॉल्यूम एम्प्टी रीजन है। कुछ डिफ्लेक्ट क्यों हुए? क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज्ड अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियर रीजन के पास से गुजरे और इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन के कारण उनका पाथ मुड़ा। बहुत कम पार्टिकल्स वापस क्यों आए? क्योंकि न्यूक्लियस बहुत छोटा है। केवल वे पार्टिकल्स जो न्यूक्लियस के अत्यंत निकट या लगभग हेड ऑन अप्रोच करते हैं लार्ज एंगल स्कैटरिंग दिखाते हैं। यहां एक महत्वपूर्ण साइंटिफिक डिस्टिंक्शन है। ऑब्जर्वेशन है, पार्टिकल डिफ्लेक्टेड हुआ। इंटरप्रिटेशन है, उसने कॉन्सेंट्रेटेड पॉजिटिव चार्ज के पास इंटरैक्शन किया। मेंस या इंटरव्यू में यही लाइन आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दिखाती है। द स्कैटरिंग पैटर्न वाज द ऑब्जर्वेशन, द कॉन्सेंट्रेटेड न्यूक्लियर चार्ज वाज रदरफोर्ड एस इन्फरेंस। एक्सपेरिमेंट केवल डेटा नहीं देता, सही मॉडल डेटा को एक्सप्लेन करता है। यही साइंटिफिक रीजनिंग है। रदरफोर्ड ने स्कैटरिंग ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन करने के लिए 1911 में एक नया एटॉमिक इंटरप्रिटेशन प्रस्तुत किया। उनके अनुसार एटम का पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्म रूप से पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है।
ये एक अत्यंत छोटे सेंट्रल रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड है। इस रीजन को न्यूक्लियस कहा गया। न्यूक्लियस की तीन प्रमुख विशेषताएं थी। पहला, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। दूसरा, ये एटम के साइज की तुलना में अत्यंत छोटा है। तीसरा, एटम का अधिकांश मास इसी रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड है। इसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। एटम का शेष अधिकांश वॉल्यूम रिलेटिवली एम्प्टी है। यही कंक्लूजन थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल के लिए निर्णायक चैलेंज था। यदि पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो हेवी अल्फा पार्टिकल्स में इतने लार्ज एंगल डिफ्लेक्शंस उत्पन्न नहीं होने चाहिए थे। रदरफोर्ड स्कैटरिंग का डीपर प्रिंसिपल कूलॉम इंटरैक्शन है। अल्फा पार्टिकल और पॉजिटिव न्यूक्लियस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होती है। पार्टिकल जितना न्यूक्लियस के निकट जाएगा, उसका डिफ्लेक्शन उतना अधिक हो सकता है। इंपैक्ट पैरामीटर का कॉन्सेप्ट यहां उपयोगी है। यदि पार्टिकल न्यूक्लियस से बहुत दूर गुजरता है, डिफ्लेक्शन कम होगा। यदि बहुत पास जाता है, डिफ्लेक्शन बड़ा होगा। लगभग हेड ऑन अप्रोच बैकवर्ड स्कैटरिंग उत्पन्न कर सकती है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए आंसर रेडी सेंटेंस याद रखिए। Rutherford inferred that nearly all positive charge and most atomic mass are concentrated in a very small nucleus. लेकिन एटम completely empty है, नहीं लिखिए। सही स्टेटमेंट है। Most of the atomic volume is empty space relative to the tiny nucleus. Electron probability और modern quantum description इस simple classical picture से अधिक complex है। एक historical model को आधुनिक final truth समझना भी गलत है। उसका सही महत्व यह है कि उसने न्यूक्लियर एटम की फाउंडेशन स्थापित की। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को कई टेक्स्ट बुक्स प्लैनेटरी मॉडल भी कहते हैं। इसमें सेंट्रल न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स की मोशन की कल्पना की गई, कुछ हद तक सूर्य के चारों ओर ग्रहों जैसी। मॉडल के मुख्य पॉइंट्स इस प्रकार हैं। 1. एटम के केंद्र में टाइनी, डेंस और पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस है। 2. एटम का लगभग पूरा मास न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेटेड है। 3. नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के आसपास मूव करते हैं। 4. पॉजिटिव न्यूक्लियस और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है। 5. एटम का अधिकांश भाग एम्प्टी स्पेस है। इस मॉडल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यह थी कि उसने लार्ज एंगल अल्फा स्कैटरिंग को एक्सप्लेन किया। थॉमसन मॉडल ऐसा नहीं कर पाया था, लेकिन मॉडल की एक कंसेप्चुअल एम्बिग्यूटी भी थी। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी के लिए स्ट्रॉन्ग एक्सपेरिमेंटल फ्रेमवर्क दिया, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की स्टेबल अरेंजमेंट और एटॉमिक स्पेक्ट्रा को फुली एक्सप्लेन नहीं किया। अच्छे आंसर में मॉडल के फीचर्स लिखने के बाद उसके कंट्रीब्यूशन को एक लाइन में समराइज कीजिए। इट रिप्लेस द डिफ्यूज पॉजिटिव स्फीयर विद अ कॉन्सेंट्रेटेड न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। फिर लिमिटेशन से पहले ट्रांजिशन लिखिए। हाउएवर, द मॉडल रिमेन्ड इनकम्प्लीट एज अ थियरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी। ये आंसर राइटिंग की क्वालिटी बढ़ाता है। केवल पॉइंट्स लिखने से नॉलेज दिखाई देती है। लॉजिकल ट्रांजिशन जोड़ने से अंडरस्टैंडिंग दिखाई देती है। डायग्राम बनाते समय न्यूक्लियस को बहुत बड़ा नहीं बनाइए। एजुकेशनल डायग्राम्स विजिबिलिटी के लिए उसे एनलार्ज दिखाते हैं, लेकिन वास्तविक स्केल में न्यूक्लियस एटम की तुलना में अत्यंत छोटा होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, यदि रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की सही पहचान की तो उनका एटॉमिक मॉडल इनकम्प्लीट क्यों माना गया? क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अनुसार कोई भी एक्सेलरेटिंग चार्ज्ड पार्टिकल एनर्जी रेडिएट करता है। सर्कुलर मोशन में इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन लगातार बदलती है, इसलिए वो एक्सेलरेटिंग चार्ज है। यदि इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट करेगा तो उसकी एनर्जी कम होती जाएगी, ऑर्बिट का रेडियस घटेगा। इलेक्ट्रॉन स्पाइरल पाथ में न्यूक्लियस की ओर गिरना चाहिए। बहुत कम समय में एटम कोलैप्स कर जाना चाहिए, लेकिन वास्तविक एटम स्टेबल हैं। मैटर हमारे आसपास स्थायी रूप से मौजूद है, इसलिए क्लासिकल प्लैनेटरी मॉडल एटॉमिक स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर सका। दूसरी लिमिटेशन, ये मॉडल एटॉमिक लाइन स्पेक्ट्रा नहीं समझा पाया। एक्साइटेड गैसेस कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं बल्कि स्पेसिफिक स्पेक्ट्रल लाइंस देते हैं। इसका अर्थ है कि एटॉमिक एनर्जी आर्बिट्ररी नहीं हो सकती। तीसरी लिमिटेशन, इलेक्ट्रॉन के परमिटेड एनर्जी स्टेट्स या फिक्स्ड ट्रांजिशंस की स्पष्ट व्यवस्था मॉडल में नहीं थी। यहां बैलेंस्ड कंक्लूजन दीजिए। रदरफोर्ड एस मॉडल सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड द न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, but it failed to explain electronic stability and discrete atomic spectra. किसी मॉडल की लिमिटेशन उसकी डिस्कवरी को कैंसिल नहीं करती। रदरफोर्ड का न्यूक्लियस आज भी एटॉमिक साइंस का मूल भाग है। बाद के मॉडल्स ने इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को इंप्रूव किया। इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, क्या रदरफोर्ड मॉडल गलत था? उत्तर दीजिए, इट वॉज इनकम्प्लीट, नॉट एंटायरली रॉन्ग। इट्स न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट वॉज रेवोल्यूशनरी एंड करेक्ट इन एसेंस, but its classical electron dynamics was inadequate.
यही न्यूआंस्ड आंसर एक एडमिनिस्ट्रेटिव और साइंटिफिक टेम्परामेंट दिखाता है। नील्स बोर ने रदरफोर्ड के न्यूक्लियर एटम को रिजेक्ट नहीं किया। उन्होंने न्यूक्लियस को बनाए रखा और इलेक्ट्रॉन बिहेवियर के लिए क्वांटम कंडीशंस जोड़ी। बोर मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन्स केवल कुछ परमिटेड ऑर्बिट्स या स्टेशनरी स्टेट्स में रह सकते हैं। इन स्टेट्स में इलेक्ट्रॉन लगातार एनर्जी रेडिएट नहीं करता। हर परमिटेड ऑर्बिट की डेफिनेट एनर्जी होती है। इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे लेवल में ट्रांजिशन करते समय एनर्जी अब्सॉर्ब या इमिट करता है। ये एनर्जी फोटॉन के रूप में होती है। इस फ्रेमवर्क ने विशेष रूप से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को समझाने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की। कंपैरिजन को सरल रूप में समझिए। रदरफोर्ड ने पूछा, पॉजिटिव चार्ज और मास कहां है? उत्तर, न्यूक्लियस में। बोर ने पूछा, इलेक्ट्रॉन स्टेबल कैसे रहता है और स्पेक्ट्रल लाइंस क्यों बनती हैं? उत्तर, क्वांटिज्ड एनर्जी स्टेट्स के कारण। इसलिए एग्जामिनेशन आंसर में लिखिए, बोर retained Rutherford S central nucleus but introduced quantized stationary orbits। लेकिन बोर मॉडल भी फाइनल मॉडर्न मॉडल नहीं था। यह हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक आयन्स के लिए उपयोगी था, पर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स और फुल क्वांटम बिहेवियर को पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं करता। बाद में क्वांटम मैकेनिक्स ने ऑर्बिट की जगह ऑर्बिटल और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट विकसित किया। यहां क्रोनोलॉजी महत्वपूर्ण है। टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन और डिफ्यूज पॉजिटिव मॉडल दिया। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियर एटम दिया। बोर ने क्वांटिज्ड एनर्जी लेवल्स जोड़े। क्वांटम मैकेनिक्स ने इलेक्ट्रॉन बिहेवियर की प्रोबेबिलिटी बेस्ड डिस्क्रिप्शन दी। साइंस में प्रोग्रेशन का अर्थ पुराने साइंटिस्ट का अपमान नहीं है। प्रत्येक मॉडल ने उपलब्ध एविडेंस के अनुसार अंडरस्टैंडिंग को आगे बढ़ाया। रदरफोर्ड का कंट्रीब्यूशन न्यूक्लियस की खोज तक सीमित नहीं था। उन्होंने न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन के एक्सपेरिमेंटल स्टडी को भी आगे बढ़ाया। उन्होंने नाइट्रोजन एटम्स पर अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डमेंट की। इस प्रोसेस में एक डिफरेंट न्यूक्लियस का निर्माण हुआ और हाइड्रोजन न्यूक्लियस बाहर निकला। इसे प्रारंभिक आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन के रूप में समझा गया। सरल कॉन्सेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन है। नाइट्रोजन न्यूक्लियस प्लस अल्फा पार्टिकल लीड्स टू ऑक्सीजन न्यूक्लियस प्लस हाइड्रोजन न्यूक्लियस। इस अचीवमेंट का हिस्टोरिकल महत्व अत्यंत गहरा था। सदियों तक एल्केमिस्ट एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में बदलने की कल्पना करते रहे थे। रदरफोर्ड ने मिस्टिकल प्रक्रिया नहीं, बल्कि कंट्रोल्ड न्यूक्लियर इंटरैक्शन के माध्यम से एलिमेंट ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया। यह केमिकल रिएक्शन नहीं थी। केमिकल रिएक्शन में आउटर इलेक्ट्रॉन्स रीअरेंज होते हैं, लेकिन न्यूक्लियस की आइडेंटिटी सामान्यतः नहीं बदलती। न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन में न्यूक्लियस स्वयं बदलता है। इसी कारण एलिमेंट की पहचान बदल सकती है। रदरफोर्ड के वर्क से प्रोटॉन की पहचान का डेवलपमेंट भी जुड़ा हुआ है। आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन एक्सपेरिमेंट्स में हाइड्रोजन न्यूक्लियस का एमिशन देखा गया। रदरफोर्ड ने हाइड्रोजन न्यूक्लियस को एक फंडामेंटल पॉजिटिव न्यूक्लियर यूनिट के रूप में इंटरप्रेट किया। हाइड्रोजन एटम सबसे सरल एटम है। सामान्य हाइड्रोजन न्यूक्लियस में एक पॉजिटिव पार्टिकल होता है। इसी पॉजिटिव न्यूक्लियर पार्टिकल को प्रोटॉन कहा गया। यहां हिस्टोरिकल लैंग्वेज केयरफुली यूज कीजिए। बेसिक एग्जामिनेशंस में स्टेटमेंट मिलता है, रदरफोर्ड डिस्कवर्ड द प्रोटॉन, लेकिन रिसर्च लेवल आंसर में लिखना अधिक उपयुक्त है। Rutherford identified the hydrogen nucleus as a fundamental positively charged constituent and helped establish the proton concept। क्योंकि साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी और एट्रीब्यूशन समय के साथ डेवलप हुए। किसी एक डेट को बिना कॉन्टेक्स्ट एब्सोल्यूट डिस्कवरी मोमेंट मानना ओवर सिंप्लीफिकेशन हो सकता है। प्रोटॉन की बेसिक प्रॉपर्टीज याद रखिए। इसका चार्ज +1 एलिमेंट्री चार्ज है। यह न्यूक्लियस में पाया जाता है। एलिमेंट का एटॉमिक नंबर उसके प्रोटॉन्स की संख्या से निर्धारित होता है। यदि न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या बदलती है तो एलिमेंट की आइडेंटिटी बदल जाती है। यही कारण है कि न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन एलिमेंट को बदल सकती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या आयोनाइजेशन में बदल सकती है, लेकिन न्यूट्रल एटम की केमिकल आइडेंटिटी का मूल आधार न्यूक्लियर प्रोटॉन नंबर है। इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल में क्या अंतर है? प्रोटॉन हाइड्रोजन न्यूक्लियस है और चार्ज +1 रखता है। अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस है जिसमें 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं तथा कुल चार्ज +2 होता है। प्रिसाइज टर्मिनोलॉजी हमेशा अथॉरिटी बढ़ाती है। अब एक ऐसा तथ्य जहां बहुत से स्टूडेंट्स गलती करते हैं। अर्नेस्ट रदरफोर्ड को 1908 में नोबेल प्राइज मिला था, लेकिन यह नोबेल प्राइज फिजिक्स में नहीं, केमिस्ट्री में था। और यह अवार्ड एटॉमिक न्यूक्लियस की डिस्कवरी के लिए भी नहीं था, क्योंकि रदरफोर्ड का न्यूक्लियर इंटरप्रिटेशन 1911 में प्रकाशित हुआ।
ऑफिशियल नोबेल साइटेशन के अनुसार उन्हें एलिमेंट्स के डिसइंटीग्रेशन और रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की केमिस्ट्री पर इन्वेस्टिगेशंस के लिए सम्मानित किया गया। यह प्रश्न ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। साइंटिस्ट अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ईयर 1908। कैटेगरी केमिस्ट्री। वर्क डिसइंटीग्रेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड केमिस्ट्री ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। अब प्रश्न उठता है, एक फिजिसिस्ट को केमिस्ट्री नोबेल क्यों मिला? क्योंकि रेडियो एक्टिविटी ने फिजिक्स और केमिस्ट्री की ट्रेडिशनल बाउंड्रीज को चुनौती दी। जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में ट्रांसफॉर्म होता है तो ये न्यूक्लियर फिजिक्स का विषय भी है और एलिमेंट आइडेंटिटी तथा रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की केमिस्ट्री से भी संबंधित है। रदरफोर्ड ने स्वयं इस डिसिप्लिनरी ओवरलैप को इंटरेस्टिंग ढंग से देखा था, लेकिन एग्जामिनेशन आंसर में एनेक्डोट के स्थान पर ऑफिशियल साइटेशन लिखना अधिक सुरक्षित है। एक और प्रश्न, क्या उन्हें न्यूक्लियस डिस्कवरी के लिए बाद में दूसरा नोबेल प्राइज मिला? नहीं, उन्हें केवल एक नोबेल प्राइज मिला 1908 केमिस्ट्री का। सही आंसर रेडी स्टेटमेंट है। Rutherford received the 1908 Nobel Prize in Chemistry for research on radioactive disintegration, not specifically for the later nuclear model. ये single line prelims, mains और interview तीनों में उपयोगी है। ग्रेट साइंस अक्सर किसी आइसोलेटेड जीनियस की कहानी के रूप में प्रस्तुत की जाती है, लेकिन रदरफोर्ड का करियर साइंटिफिक कोलैबोरेशन और मेंटरशिप का उत्कृष्ट उदाहरण है। जे थॉमसन ने रदरफोर्ड को कैवेंडिश लेबोरेटरी में एडवांस्ड एक्सपेरिमेंटल एनवायरनमेंट दिया। फ्रेडरिक सॉडी के साथ रदरफोर्ड ने रेडियो एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन पर काम किया। हांस गाइगर और अर्नेस्ट मार्सडन ने स्कैटरिंग मेजरमेंट्स किए। नील्स बोर ने रदरफोर्ड के न्यूक्लियर एटम पर क्वांटम स्ट्रक्चर विकसित किया। जेम्स चैडविक ने बाद में न्यूट्रॉन की खोज की और कैवेंडिश ट्रेडिशन को आगे बढ़ाया। इस नेटवर्क को समझना एग्जामिनेशन में दो प्रकार से उपयोगी है। पहला, साइंटिस्ट और कंट्रीब्यूशन मैचिंग। दूसरा, साइंटिफिक डेवलपमेंट की क्रोनोलॉजी। थॉमसन, इलेक्ट्रॉन और प्लम पुडिंग मॉडल। रदरफोर्ड, न्यूक्लियस और न्यूक्लियर एटम। बोर, क्वांटिज्ड एनर्जी लेवल्स। चैडविक, न्यूट्रॉन। लेकिन केवल लिनियर सीक्वेंस पर्याप्त नहीं है। साइंटिफिक प्रोग्रेस फीडबैक से चलता है। पुराने मॉडल नई प्रेडिक्शन देता है, एक्सपेरिमेंट उसे टेस्ट करता है। अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट नया मॉडल पैदा करता है, फिर नई लिमिटेशन अगली थियोरी की आवश्यकता बनती है। रदरफोर्ड की लीडरशिप भी उनकी लेगेसी का भाग है। वे केवल इंडिविजुअल रिसर्चर नहीं थे, उन्होंने लेबोरेटरीज, स्टूडेंट्स और रिसर्च प्रोग्राम्स को शेप किया। कैम्ब्रिज के कैवेंडिश लेबोरेटरी से 20th सेंचुरी एटॉमिक फिजिक्स की कई बड़ी उपलब्धियां जुड़ी। यूपीएससी स्टाइल ब्रॉडर लेसन ये है, इंस्टीट्यूशंस मैटर। टैलेंट महत्वपूर्ण है, लेकिन इक्विपमेंट, मेंटरशिप, कोलैबोरेशन, फंडिंग और इंटेलेक्चुअल फ्रीडम साइंटिफिक इनोवेशन को संभव बनाते हैं। इसलिए रदरफोर्ड की कहानी केवल एक साइंटिस्ट की बायोग्राफी नहीं है, यह साइंटिफिक इकोसिस्टम की कहानी भी है। अब 2 मिनट में पूरे टॉपिक का प्रीलिम्स रिवीजन करते हैं। हर स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिए। स्टेटमेंट 1, अर्नेस्ट रदरफोर्ड का जन्म न्यूजीलैंड में हुआ था। सही। स्टेटमेंट 2, उन्होंने 1908 में नोबेल प्राइज इन फिजिक्स प्राप्त किया। रॉन्ग, प्राइज केमिस्ट्री में था। स्टेटमेंट 3, उनका नोबेल प्राइज न्यूक्लियर मॉडल के लिए था। रॉन्ग, यह रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन और रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की केमिस्ट्री के लिए था। स्टेटमेंट 4, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट के की ऑब्जर्वेशंस गाइगर और मार्सडन ने रदरफोर्ड के लेबोरेटरी प्रोग्राम में किए। सही। स्टेटमेंट 5, अधिकांश अल्फा पार्टिकल्स वापस लौटे। रॉन्ग, अधिकांश स्ट्रेट थ्रू गए। स्टेटमेंट 6, बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स का बैकवर्ड स्कैटरिंग कॉन्सेंट्रेटेड न्यूक्लियस का एविडेंस बना। सही। स्टेटमेंट 7, रदरफोर्ड मॉडल एटॉमिक स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करता था। रॉन्ग, यही उसकी प्रमुख लिमिटेशन थी। स्टेटमेंट 8, बोर ने रदरफोर्ड के न्यूक्लियस को रिजेक्ट कर दिया। रॉन्ग, उसने सेंट्रल न्यूक्लियस रिटेन किया और क्वांटिज्ड ऑर्बिट्स जोड़े। स्टेटमेंट 9, रदरफोर्ड ने न्यूट्रॉन डिस्कवर किया। रॉन्ग, न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक से जुड़ा है। स्टेटमेंट 10, अल्फा रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। रॉन्ग, अल्फा एक हीलियम न्यूक्लियस है, गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। स्टेटमेंट 11, अल्फा की आयोनाइजिंग पावर अधिक और पेनिट्रेशन कम होती है। सही। स्टेटमेंट 12, गामा का चार्ज 0 होता है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं करती। सही। प्रीलिम स्ट्रैटेजी याद रखिए, एक्सट्रीम वर्ड्स पर ध्यान दें। ऑल, ओनली, कंप्लीटली, ऑलवेज और सोली। साइंस स्टेटमेंट्स में ऐसे वर्ड्स अक्सर स्टेटमेंट को रॉन्ग बना देते हैं। अब देखते हैं कि डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन में रदरफोर्ड पर आंसर कैसे लिखा जाए। प्रश्न हो सकता है,
Explain the gold foil experiment and discuss its significance. Introduction में लिखिए The Geiger-Marsden scattering experiment, interpreted by Ernest Rutherford, transformed the understanding of atomic structure. फिर apparatus लिखिए Alpha source, lead collimator, thin gold foil, zinc sulfide screen और microscope. उसके बाद observations को अलग heading में लिखिए Most passed straight, some deflected slightly, very few showed large deflection and an extremely small number returned backward. फिर inference लिखिए Most atomic volume is empty. Positive charge and most mass are concentrated in a tiny nucleus. इसके बाद model लिखिए Central nucleus, surrounding electrons or electrostatic attraction. फिर limitations, atomic stability, energy, radiation और line spectra. Conclusion में balanced statement दीजिए Rutherford S model was incomplete as an electronic theory, but revolutionary as the foundation of the nuclear atom. Diagram अवश्य बनाइए एक क्लीन लेबल डायग्राम कई लाइंस की एक्सप्लेनेशन से अधिक प्रभावी हो सकता है यदि प्रश्न हो इवैल्यूएट रदरफोर्ड एस कंट्रीब्यूशन टू साइंस तो उत्तर को 4 हेडिंग्स में बांटिए रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियर एटम आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन और साइंटिफिक लेगेसी फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स लिखना उपयोगी है लेकिन उसके बाद एविडेंस दीजिए केवल टाइटल लिखना एनालिसिस नहीं है एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जामिनेशन में कंक्लूजन ब्रॉडर हो सकता है Rutherford S work illustrates the value of evidence, institutional research, collaboration, and willingness to revise accepted models. अब कुछ interview और viva questions. Question 1. Why is Rutherford called the father of nuclear physics? Safe answer. Because his work established the nuclear structure of the atom and helped develop the experimental study of radioactivity and nuclear transformation. Question 2. Did Rutherford discover the neutron? Answer. No. James Chadwick discovered the neutron. Rutherford S work helped create the scientific environment in which nuclear structure was investigated. Question 3. Why was gold used? Answer. Gold is highly malleable. It can be made into an extremely thin foil, reducing complications from repeated collisions. Question 4. Was Rutherford S atomic model wrong? Answer. It was incomplete rather than entirely wrong. The central nucleus was a revolutionary and lasting contribution, but classical electron orbits could not explain stability and line spectra. Question 5. Why did he receive the Nobel Prize in Chemistry? Answer. The official award recognized his investigation of elemental disintegration and the chemistry of radioactive substances. Question 6. What is the difference between observation and inference? Answer. Scattering angles were observed. A concentrated positive nucleus was inferred as the best explanation. Question 7. What administrative quality can be learned from Rutherford? Answer. Evidence-based decision-making. When evidence contradicted the accepted model, he revised the model instead of ignoring the evidence. Interview में unnecessary exaggeration से बचिए. उत्तर short, factual और balanced होना चाहिए. यदि historical attribution nuanced है, तो एब्सोल्यूट स्टेटमेंट की जगह क्वालिफाइड लैंग्वेज उपयोग कीजिए हेल्प्ड एस्टैब्लिश इंटरप्रेटेड प्रोवाइडेड एविडेंस और लेड द फाउंडेशन अब पूरे लेक्चर को एक फाइनल फ्रेमवर्क में रिवाइज करते हैं अर्नेस्ट रदरफोर्ड न्यूजीलैंड बोर्न एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट रेडियो एक्टिविटी अल्फा और बीटा क्लासिफिकेशन रेडियो एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन और हाफ लाइफ रिसर्च गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट गाइगर और मार्सडन द्वारा मेजरमेंट्स रदरफोर्ड द्वारा इंटरप्रिटेशन Observation. Most particles straight गए. Some deflected हुए. Very few backward लौटे. Inference. Atom का अधिकांश volume empty है. Positive charge और अधिकांश mass tiny nucleus में concentrated है. Rutherford model, central nucleus और surrounding electrons. Limitation. Atomic stability, energy radiation और line spectra explain नहीं हुए. Bohr improvement. Quantized stationary states. Artificial transmutation, पार्टिकल बॉम्बार्डमेंट द्वारा न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन नोबेल प्राइज 1908 केमिस्ट्री रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन के रिसर्च के लिए अब 5 रैपिड क्वेश्चंस न्यूक्लियस किससे इन्फर हुआ अल्फा स्कैटरिंग से गोल्ड क्यों चुना गया उसकी मैलेबिलिटी के कारण अधिकांश पार्टिकल्स क्यों निकले एटम के एम्प्टी वॉल्यूम के कारण मॉडल की मुख्य लिमिटेशन क्या थी एटॉमिक स्टेबिलिटी नोबेल कैटेगरी क्या थी केमिस्ट्री इस लेक्चर के साथ बनाया गया अर्नेस्ट रदरफोर्ड माइंड मैप पोस्टर एक स्ट्रक्चर्ड रिवीजन टूल है इसमें क्रोनोलॉजी रेडिएशन कंपैरिजन
गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, एटॉमिक मॉडल, लिमिटेशंस, लाइकली क्वेश्चंस और क्विक आंसर लाइंस एक विजुअल फ्रेमवर्क में रखे गए हैं। ये स्टूडेंट्स, टीचर्स, कोचिंग सेंटर्स, लाइब्रेरीज और स्टडी रूम्स में एक्टिव रिकॉल तथा फास्ट रिवीजन के लिए उपयोगी हो सकता है। यह सफलता की गारंटी नहीं, बल्कि सिस्टमैटिक रिवीजन का माध्यम है। वीडियो को सेव कीजिए, सीरियस लर्नर्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में बताइए गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन और इन्फ्रेंस किस प्रकार अलग थे। याद रखिए, एक महान वैज्ञानिक केवल उत्तर नहीं देता, वो हमें सिखाता है कि सही प्रश्न कैसे पूछा जाए, ऑब्जर्वेशन को कंक्लूजन से कैसे अलग रखा जाए और एविडेंस के आधार पर एक्सेप्टेड बिलीफ को बदलने का साहस कैसे रखा जाए।